गार्डियनशिप यानी हिजानत क्या होता है? इसको समझने से पहले ये समझिए कि एक मुस्लिम में गार्जियन जो है वो अपॉइंट होंगे तो वो माइनर के ही होंगे। तो माइनर किसको माना गया है? तो ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर सके या फिर अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सके, वैसे व्यक्ति को माइनर माना गया। अपने हित में ना सोच पाए क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है, या फिर सफिशिएंट मैच्योरिटी ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ का हम बात कर रहे हैं, वहां पर माइनर एक ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी उसने अटेंड नहीं किया। किस चीज का सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है उसके पास? टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अपने हित में नहीं सोच सकता है, या फिर उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस बारे में वो नहीं सोच सकता। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि वो जो है सब गार्जियन है, बल्कि वो जो व्यक्ति है वो माइनर है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के जो अपने हित में नहीं सोच सकता है, उसके बिहाफ में कोई इसके हित के लिए सोचेगा। ठीक है, उस पर्सन का देखभाल करेगा, उस पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी उसका देखभाल करेगा। ठीक है, और ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं गार्जियन, जो उस पर्सन का या उस पर्सन के प्रॉपर्टी का देखभाल करे, उसको हम लोग बोलते हैं गार्जियन। इसका उर्दू टर्म है वालियत ए नफ्स। ठीक है, वालियत ए नफ्स गार्जियन को उर्दू में कहते हैं। ये जो गार्जियन होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो नेचुरल गार्जियन होंगे, या टेस्टामेंट्री गार्जियन होंगे, बाय कोर्ट होंगे, और बाय डिफेक्टो गार्जियन। ठीक है, इन चारों में से कोई गार्जियन हो सकते हैं। पहला जो था आपका नेचुरल गार्जियन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेचुरल गार्जियन होते कौन है? पहले इनको किस किस नाम से जाना जाता है वो सुन लीजिए। पहला नेचुरल गार्जियन बोला जा सकता है, इन्हीं को डी ज्यूरी गार्जियन बोला जाता है और लीगल गार्जियन बोला जाता है। ठीक है, इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना उस माइनर के एक्टिविटीज को। ठीक है, कौन होगा उसका नेचुरल गार्जियन? मुस्लिम लॉ में जितने भी स्कूल्स बटे हैं उन सारे के सारे स्कूल में उनका जो फादर होगा वो उसका नेचुरल गार्जियन कंसीडर किया जाएगा, किया गया है। फादर को सारे ही स्कूल ने उसका नेचुरल गार्जियन माना है। ठीक है, शिया हो सुन्नी हो या शिया सुन्नी का कोई भी डिवीजन हो, सारे स्कूल्स में उसका फादर को माना गया है। सुन्नी लॉ में फादर नहीं है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति
जो उसके फादर के विल को एक्सिक्यूट करने वाला होगा, उसको बोलते हैं एक्सिक्यूटर ऑफ फादर। जो आदमी उसके फादर के विल को एक्सिक्यूट करने के लिए उसके फादर ने किसी को अगर रखा है, तो फादर के बाद उसका राइट बन जाता है कि वो एज ए गार्जियन एक्ट। उसके बाद अगर वो भी नहीं है, तब जाके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा भी नहीं है, तो एक्सिक्यूटर ऑफ ग्रैंडफादर, ये लोग काम करेंगे एज ए नेचुरल गार्जियन। सिया लॉ में फादर के बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाते हैं, एक्सिक्यूटर को राइट नहीं दिया गया। तो सिया और सुन्नी में डिफरेंस समझ में आया? सुन्नी में फादर, एक्सिक्यूटर ऑफ फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, एक्सिक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर। सुन्नी में ये चारों था। सुन्नी में फादर के बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर। पहला जो पावर है वो है सुपरवाइज करने का अपने बच्चे को। गार्जियन है तो उसका भला बुरा सोचेगा ना, ठीक है। तो एक नेचुरल गार्जियन है, वो माइनर के और उसके प्रॉपर्टी का और उसके मैरिज के रिगार्डिंग गार्जियन होते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, उसका प्रॉपर्टी का क्या होना है और उसका शादी किससे होना है, जब तक वो माइनर है उसे गार्जियन ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी पावर जो है वो उसके माइनॉरिटी तक ही है। वो मेजर हो गया तो वो अपने प्रॉपर्टी का खुद देखभाल कर सकता है और साथ ही साथ अपने लिए किससे शादी करना है वो भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। कस्टडी जनरली जो होता है, एक छोटे बच्चे का कस्टडी किसके पास रहेगा? कस्टडी जो है वो हो सकता है कि उसकी मदर के पास ही हो, लेकिन गार्जियन जो है वो उसके फादर के पास ही रहेगा, ठीक है। दूसरा पावर जो है एक नेचुरल गार्जियन का वो है मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने का। एक माइनर बॉय है या गर्ल है जो एज ऑफ प्योरिटी जो है अभी नहीं आया है, ठीक है। तो उसका अगर शादी करवाने का नौबत आया या शादी करवाना है उसका, तो उसका शादी करवाने का जो राइट है वो उसके नेचुरल गार्जियन को ही है, यानी उसके पिता तय करेंगे और उसके जो भी सीक्वेंस बताए वो सबसे पहले पिता ही तय करेंगे। जो शादी के लिए गार्जियन बोले जाते हैं उसके लिए दो स्पेसिफिक टर्म्स है गार्जियन फॉर मैरिज। एक है वालियत ए निकाह या वालियत ए जबार, ठीक है। दो स्पेसिफिक टर्म से उनको बोला जाता है कि शादी के लिए वही गार्जियन है। एक माइनर का हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक। तो किसी सर्टेन कंडीशन में माइनर के प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जा सकता है किसी कारण से। तो कोर्ट ने कुछ सर्टेन कंडीशन ही प्रोवाइड किए हैं कि एक गार्जियन माइनर के प्रॉपर्टी को इन्हीं कंडीशंस में बेच सकता है, अदरवाइज वो नहीं बेच सकता है, उसको राइट नहीं है, ठीक। जो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट है 1890 का, उसमें ये सब ग्राउंड दिया हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को कब कब बेच सकता है। पहला जो ग्राउंड है वो कह रहा है कि अगर
उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से उस प्रॉपर्टी का डबल वैल्यू मिले। 1 लाख का प्रॉपर्टी 2 लाख में बिक रहा हो तो उस टाइम पे माइनर का प्रॉपर्टी भी बेचा जा सकता है, क्योंकि दुगना मुनाफा है। ठीक है, तो ये कंडीशन एक अलाउ किया कि अगर आपको दुगना मुनाफा मिल रहा है तो आप उस माइनर के प्रॉपर्टी को बेच दें। दूसरा जो कंडीशन किया वो कहा कि अब माइनर को मेंटेनेंस का जरूरत है और पैसा कहीं से है नहीं और एब्सोल्यूट नेसेसरी है, उसको कुछ ना कुछ करके मेंटेन करना ही है, पैसा चाहिए ही चाहिए। तो फिर उस केस में एब्सोल्यूट नेसेसिटी आप शो कीजिए और बेच दीजिए प्रॉपर्टी, उसमें नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि माइनर के फादर ने या फिर माइनर के जो पूर्वज हैं उन्होंने किसी टाइप का डेट लिया और उस डेट को चुकता करना है। ठीक है, तो उस केस में उस माइनर के प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि सिर्फ उतना ही प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है जो कि उसको इनहेरिटेंस के थ्रू मिला हो। अपने फादर के थ्रू उसको 1 लाख का प्रॉपर्टी मिला है और उसके फादर ने 1 लाख के प्रॉपर्टी 1 लाख का कर्जा ले रखा है, अब कर्जा चुकाना है तो माइनर के हाथ में जो प्रॉपर्टी लगा है वो बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना ही बिकेगा जितना उसको इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है। अपना उस पर्सनल प्रॉपर्टी जो माइनर का है ना वो नहीं बिकेगा। और माइनर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी आएगा कहाँ से? इनहेरिटेंस के थ्रू ने जो प्रॉपर्टी आएगा। डेट वाला समझ में आया? अगला जो ग्राउंड है वो कह रहा है कि अब बेनिफिशियल प्रॉपर्टी नहीं रहा, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में ही ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। प्रॉपर्टी है ये है 1 लाख का और उसके मेंटेनेंस पे 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है बराबर। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी तो रहा नहीं, अब उस प्रॉपर्टी को रखने में कहीं से समझदारी है नहीं, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। सपोज दैट एक माइनर का घर है और घर का वैल्यूएशन है 1 लाख रुपया और उस घर को एकदम रिपेयर करने का जरूरत है और रिपेयरमेंट का खर्च आ रहा है 1.5 लाख रुपया, तो उस घर को रखे रहने का कोई तुक तो है नहीं, बेच देगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंडीशन, अगर प्रॉपर्टी पे कोई आदमी रॉन्गफुल पोजीशन बना लिया, कोई दूसरा आदमी जिसका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है लेकिन फिर भी वो जोर जबरदस्ती से अवैध रूप से कब्जा कर लिया है उस प्रॉपर्टी पे, तो वैसे कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को बेचना अलाउ किया कि अगर कोई अवैध कब्जा कर लिया तो आप बेच दो उस प्रॉपर्टी को, जो खरीदेगा वो समझ लेगा। अगर आप नहीं, आप तो माइनर हो, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और माइनर के भी हाथ में कोई कितना जो भी है फाइट करना है लीगल और इलीगल कर पाएगा, तो कहा कि आप बेच दो प्रॉपर्टी को दूसरे से, किसी से, या फिर जो अवैध रूप से कब्जा किया वो वाजिब दाम दे तो दुगना दाम दे तो बेच दो उसी से। ठीक है, और जो बोला वो बोला कि प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि प्रॉपर्टी सड़ सकता है, गल सकता है, ठीक है, या नष्ट हो सकता है, या वो प्रॉपर्टी जो है वो खतरा है कि वो प्रॉपर्टी भुला जाए। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो, सपोज दैट बहुत महंगा रिंग होगा, अब रिंग भुला सकता है,
ठीक है, कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है या कुछ ऐसा चीज जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कुछ ऐसा चीज जो सड़ सकता है, डिके हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप उसको बेच के हटा दो और उसका पैसा रख लो माइनर के लिए। ठीक है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मॉर्गेज का, उसको चाहे तो माइनर के बेनिफिट के लिए मॉर्गेज करना भी अलाउ है और लीज पे देना भी अलाउ है। ठीक है, लेकिन मॉर्गेज और लीज हम उतना ही टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं जब तक कि वो मेजर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 15 साल का माइनर है और उसके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जा रहा है, तो मैक्स टू मैक्स 3 ही साल के लिए किया जा सकता है, जब तक कि माइनर 18 साल का ना हो जाए। तो 3 साल से ऊपर के लिए हम लोग मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं उन पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ तभी बेचा जा सकता है जब एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो माइनर के इंटरेस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल उस माइनर का खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आप उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। क्लॉथिंग, कपड़ा पहनने का, कपड़ा लत्ता का व्यवस्था नहीं हो रहा है, या बीमार पड़ा हुआ है और उसमें उसका खर्चा नहीं निकल रहा, तो उस कंडीशन में यही सब जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तभी आप उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचे, अदरवाइज ना बेचे। चौथा जो पावर है वो कह रहा है कि माइनर के बिहाफ में, ठीक, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, वाइड एब इनिशियो है, मोहिनी देवी वर्सेस धर्मोदास घोष ने हेड कर दिया गया। और वहाँ माइनर बोल रहा है, तो वहाँ मुस्लिम माइनर और हिंदू माइनर का नहीं बात कर रहा, माइनर का स्टेटस है। ठीक है, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो तो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन माइनर के गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा माइनर के किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये साबित करना होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर का बेनिफिट ही हो रहा। ठीक। अमीर आनंद वर्सेस मीर निगम आनंद जो केस है, मीर निगम आनंद के केस में यही बात हेल्ड किया गया कि आप माइनर को बाइंड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके ई स्टेट को बाइंड कर सकते हैं। उसके संपदा जो है और माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक। हालांकि जो टैबजी थे, TYABGI और मुल्ला कहते हैं, उनका पर्सनल व्यू है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं आप माइनर के। ठीक है, तो दो थिंकर ऐसे हैं जो मना करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मत करो माइनर के बिहाफ में, लेकिन जनरली जो उनका ट्रेडिशनल लॉ उसमें अलाउ करता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट में होना चाहिए। पांचवा जो पावर है माइनर के गार्जियन का, वो एक्साइज कर सकते हैं राइट टू प्री इंजम्पशन। ठीक है, राइट टू प्री इंजम्पशन क्या होता है? सपोज दैट कि एक प्लॉट है, ठीक है, वो 2/ए और बी में, और बगल में एक पड़ोसी रहता है सी। अब बी जो है इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाह रहा है, तो पहला हक जो खरीदने का है वो ए का है। पहले ए से डिसाइड होगा कि ए लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है।
अगर ए सहमत हो गया कि हम लेना चाहते हैं, तब ये बी है, उसको मजबूरी है कि ए को ही बेचे, सी को वो नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर सी ज्यादा पैसा देगा तो सी को बेचेगा, जाहिर सी बात है। तो वैसे केस में ए को इसको मैच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ का रास्ता खटखटाएगा। तो तो माइनर को ऐसा राइट एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा। एक उसका भाई मेजर हो, एक माइनर हो। मेजर वाला भाई जो है वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, तो माइनर तो खुद खरीद नहीं सकता है, उसके गार्जियन उसके बिहाफ में उसका जो प्रॉपर्टी है वो खरीद सकता है। ठीक। ये यही बात जो हम बताएं वही उमराव सिंह वर्सेस दिलीप सिंह 1901 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा कहा गया। ठीक है। लास्ट जो पावर है माइनर का, वो है, बल्कि गार्जियन का, वो है डेट का एक्नॉलेजमेंट कर सकता है वो गार्जियन। ठीक है। कहने का मतलब कि माइनर के बिहाफ में कुछ कर्जा लिया गया हो, तो कितना उसको कर्जा चुकाना है, कितना नहीं चुकाना है, उस बात का एक्नॉलेजमेंट कर सकता है। और हो सके तो वो चाहे तो चुका भी सकता है गार्जियन जो है। जैसे सपोज दैट माइनर के ऊपर कर्जा है 1 लाख रुपए का, तो उसके गार्जियन चाहे तो ये कर्जा चुका सकते हैं माइनर, उस पर कोई रोक नहीं है। तो यही इतना ही पावर था